हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 मैथ्स इसका नंबर 12, 13 और 15 बताने वाली हूँ, जो कि ये पीछे है 15 बताने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं एक बात बता दूँ स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने जो नंबर 14 का बताया था ना, ये जो जीरो संख्या, ठीक है, इसका मैंने उस वीडियो के फर्स्ट में लिख दिया, मतलब एकदम फ्रंट में लिखा हुआ है कि प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो प्लीज़ आप लोग उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो 14 का नंबर 6 है ना, जीरो संख्या, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। जो मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो उन्हें ये जरूर पता होगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से अच्छे से बता दे रही हूँ। उस दिन मैंने बताया था, बट जीरो का ये नहीं होगा, अखंड संख्या किंतु पूर्ण संख्या नहीं, ये गलत होगा, ये वाला होगा अखंड। जीरो जो है ना, वो अखंड संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है और वास्तविक संख्या भी है, किंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि जीरो को हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं 0/1 लिख के, बट अपरिमेय संख्या वो नहीं है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने थंबनेल में ही लिख दिया है, मतलब थंबनेल में नहीं, मैंने जो अपना क्या बोलते उसको, हाँ, मैंने थंबनेल में लिख दिया है कि प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 14 का 6 उसका ये आंसर दिया हुआ। ठीक है, और अगर आप मेरी ये वीडियो भी देखोगे तो आपको इसमें भी मैं करेक्शन कर दे रही हूँ, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि बाद में कमेंट्स आएगा मैम आपने गलत बताया। गलती तो सबसे होती है ना, तो कोई बात नहीं, इसीलिए मैं तो उसको फिर सुधार भी रही हूँ, तो इसीलिए ये नंबर 6 का डी हो जाएगा। ओके, तो संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, ये नंबर 15 और 12, 13 मैं अभी आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। सो नंबर 12 में देखिए क्या बोला गया। प्राकृतिक संख्या, अखंड संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं से संबंधित 10 सत्य और 10 असत्य कथन लिखें। तो मैंने लिखा हुआ है, ये पता है आप लोगों को ना, इधर उधर से ढूंढने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये सब हमारे बुक में दिया हुआ है। ठीक है, 10 सत्य कथन भी है और असत्य कथन भी है, तो ये सब कुछ ना इस बुक में दिया हुआ है, जितना भी है। जैसे कि ये वाला हुआ, पहला नंबर पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं, ये पॉइंट है, अगर हम लोग ध्यान से पढ़े तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट है ना, जिसको हम लोग, ये देखिए ये वाला पॉइंट हुआ, फिर हम ये पॉइंट हुआ, जितने भी ब्लू कलर में लिखे हुए हैं वो सारे पॉइंट्स हैं, पता है, अगर ध्यान से हम लोग देखें तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो मैंने ढूंढ के इसमें से 10 सत्य कथन भी लिख लिया है और 10 असत्य कथन भी लिख लिया है, तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। आप लोगों को इस तरह से ढूंढने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर दिया। तो चलिए नंबर 12 का मैं बताती हूँ, सत्य कथन और 10 असत्य कथन। तो ये देखिए सत्य कथन में पहले तो मैं आ रही हूँ 10 सत्य कथन, ठीक है, यानी कि ट्रू सेंटेंस जो भी है। तो 10 सत्य कथन। नंबर 1, सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। नंबर 2, 2 अखंड संख्या का योगफल सर्वदा अखंड संख्या होगा। नंबर 3, 0 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये सारे ट्रू स्टेटमेंट है। नंबर 4, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। नंबर 5, प्राकृतिक संख्याओं के समूह को, तो देखिए नंबर 5, प्राकृतिक संख्याओं के समूह को अंग्रेजी अक्षर n द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है, ये नंबर 5 हुआ। नंबर 6 में देखिए, सभी परिमेय संख्या, वन सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। 2 परिमेय संख्या के बीच असंख्य परिमेय संख्या होते हैं। 2 परिमेय संख्या का योगफल सर्वदा परिमेय संख्या होगा। नंबर 8, 2 परिमेय संख्या का योगफल सर्वदा परिमेय संख्या होगा। नंबर 9, 2 अपरिमेय संख्या का वियोगफल सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होता। नंबर 10, प्रत्येक परिमेय संख्या को दाशमिक संख्या के रूप में बदलने पर ससीम दाशमिक संख्या अथवा आवर्त दाशमिक संख्या पाते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ इन 10 सत्य कथनों को, आप लोग प्लीज ध्यान से देखिए। नंबर 1, ये 10 सत्य कथन है। नंबर 1, सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। नंबर 2, 2 अखंड संख्या का योगफल सर्वदा अखंड संख्या होगा। नंबर 3, 0 एक पूर्ण संख्या है। नंबर 4, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। नंबर 5, प्राकृतिक संख्याओं के समूह को अंग्रेजी अक्षर n द्वारा प्रकट किया जाता है। ये n है, ओके, n द्वारा प्रकट किया जाता है। नंबर 6,
सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। नंबर 7, दो परिमेय संख्या के बीच असंख्य परिमेय संख्या होते हैं। नंबर 8, दो परिमेय संख्या का योगफल सर्वदा परिमेय संख्या होगा। नंबर 9, दो अपरिमेय संख्या का वियोगफल सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होता। नंबर 10, प्रत्येक परिमेय संख्या को दार्शनिक संख्या के रूप में बदलने पर ससीम दार्शनिक अथवा आवर्त दार्शनिक संख्या पाते हैं। ओके, ये हो गया हमारा 10 सत्य कथन। अब मैं आप लोगों को 10 असत्य कथन लिखा हुआ मैंने बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो 10 असत्य कथन, ये देखिए 10 असत्य कथन में यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, जो भी लिखा हुआ ये सारे फॉल्स स्टेटमेंट है। तो दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल सर्वदा अपरिमेय संख्या होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 2, दो अपरिमेय संख्या का योगफल सर्वदा अपरिमेय संख्या होगा। नंबर 3, सभी वास्तविक संख्या को दार्शनिक रूप में विस्तार करना संभव नहीं है। नंबर 4, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। 0 एक प्राकृतिक संख्या है। परिमेय संख्या ससीम होते हैं। √47 एक परिमेय संख्या है। नंबर 8, दो अपरिमेय संख्या के बीच एक अपरिमेय संख्या होता है। नंबर 9, दो परिमेय संख्या के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होता। नंबर 10, √3 का दार्शनिक विस्तार एक ससीम अथवा आवृत दार्शनिक होगा। ये सारे के सारे फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं एक बार और आप लोगों को बता दूं नंबर 1 से। 10 असत्य कथन, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल सर्वदा अपरिमेय संख्या होगा। नंबर 2, दो अपरिमेय संख्या का योगफल सर्वदा अपरिमेय संख्या होगा। नंबर 3, सभी वास्तविक संख्या को दार्शनिक रूप में विस्तार करना संभव नहीं है। अब नंबर 4 में आते हैं। नंबर 4, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। 0 एक प्राकृतिक संख्या है। परिमेय संख्या ससीम होते हैं। √47 एक परिमेय संख्या है। दो अपरिमेय संख्या के बीच एक अपरिमेय संख्या होता है। नंबर 9, दो परिमेय संख्या के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होता। नंबर 10, √3 का दार्शनिक विस्तार एक ससीम अथवा आवृत दार्शनिक होगा। ये जितना भी मैंने बोला ना 10, ये सारे फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि √3 का दार्शनिक विस्तार एक असीम अथवा अनावृत दार्शनिक होता है और दो परिमेय संख्या के बीच बहुत सारे असंख्य परिमेय संख्या होते हैं। दो अपरिमेय संख्या के बीच असंख्य अपरिमेय संख्या होते हैं। √47 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं। तो जितना भी फॉल्स स्टेटमेंट है ना उसको इस तरह से लिखना है और ट्रू स्टेटमेंट मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं तो नंबर 13। देखिए नंबर 13 में क्या है, गुणा करने पर 2 रुपया और योग करने पर 1 रुपया खर्च हो तो निम्न संख्याओं के मान ज्ञात करने में कितना खर्च होगा ज्ञात करें और किस नियम का पालन कर खर्च कम किया जा सकता है। नंबर 1, 3x² + 2x + 1 जबकि x = 5, x का वैल्यू दिया। नंबर 2, 2x³ + 3x² + 2x + 3 जब x = 7। यहाँ x का वैल्यू 7 है, इसमें पुट करना है, इसमें x का वैल्यू 5 दिया हुआ। संकेत दिया हुआ देख लीजिए, इसी हिसाब से हम लोगों को बनाना है। फिर वितरण नियम का भी पालन करके एक मैथ्स को 2 बार बनाना है, एक बार जो सीधे सीधे नियम होते हैं उसको, देन वितरण नियम का पालन करके उसको। ठीक है, तो कितने दोनों बार में, दोनों नियमों में कौन सा किस बार हमारा कम खर्च हो रहा है, किस बार ज़्यादा खर्च हो रहा है वो बताना है। और हम लोगों को ये बताना है कि किस नियम का पालन करने पर हम लोग खर्च कम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको बनाया हुआ मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब मैं जो भी बताऊँगी कॉपी में बताऊँगी, ये देख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है 3x² + 2x + 1 जबकि x = 5। तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 3 और x का वैल्यू 5, तो 5 का होल स्क्वायर + 2, 2 × 5 बिकॉज x का वैल्यू 5 + 1। अब देखिए 5 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 3 × 5 × 5, इस तरह से पूरा खोल देना गुना के रूप में, फिर प्लस 2 × 5 + 1। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना गुना हो रहा है हमारा, गुना का चिन्ह केट हुआ है, 1 2 3, 3 गुना हो रहा है, प्लस केट हो रहा है, 1 2 2 योग हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से लिखेंगे, यहाँ 3 गुना की क्रिया और 2 योग की क्रिया के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लोग को लिखना होगा। बाकी इसको पूरा सॉल्व अभी नहीं करना है। नेक्स्ट आप लोग देखिए, इसको कुछ उस तरह से करना नहीं है। 3 गुना की क्रिया के लिए दैट मीन्स 3 × 2 = 6 रुपीज़
दो योग की क्रिया के लिए 2 × 1 इज इक्वल टू 2 रुपीज़। ठीक है, 3 गुना की क्रिया के लिए 3 × 2 इज इक्वल टू 6 रुपीज़ हो जाएगा, और 2 योग की क्रिया के लिए 2 × 1 इज इक्वल टू 2 रुपीज़ होगा। तो कुल कितना रुपया लगा? कुल 6 + 2 इज इक्वल टू 8 रुपीज़ लगेगा, यानी कि कुल 6 + 2 इज इक्वल टू 8 रुपया लगेगा। 3 गुना की क्रिया के लिए प्रयोग हुआ है तो 3 × 2 इज इक्वल टू 6, 2 तो सिर्फ योग की क्रिया के लिए प्रयोग हुआ, यानी कि 2 × 1 इज इक्वल टू 2 रुपीज़। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। तो कुल 6 + 2 इज इक्वल टू 8 रुपया लगेगा। यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है, जो कि गलत है। यहाँ पे 8 रुपया होगा इस संकेत में। ठीक है, तो 8 रुपया होगा। ये हो गया हमारा नंबर 1 का। ये अब हम लोग करेंगे वितरण नियम। देखिए 3x² + 2x + 1 वितरण नियम का प्रयोग करने पर अब हम लोग वितरण नियम का प्रयोग करेंगे। ये तो 8 रुपया लगा हमारा, सीधे सीधे जो नियम हम लोगों ने प्रयोग किया। अब वितरण नियम का प्रयोग करने पर इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3x + 2, अब +1 जैसे का तैसा लिख देंगे। अब हम लोग x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x का वैल्यू 5 है, एंड 3 × 5 + 2 + 1 जैसे का तैसा लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये 1 गुना हो रहा है और ये 5 से भी तो गुना ही हो रहा है ना। 5 × 3 × 5 है, एक्चुअल 5 तो गुना की क्रिया में ही है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे गुना का चिन्ह दे दें, चलिए आप लोगों को समझने के लिए मैंने दे दिया। तो यहाँ पर 2 गुना और 2 योग करना पड़ता है। देखिए 2 ठो गुना हो रहा है और 2 ठो योग करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर 2 गुना और 2 योग करना पड़ता है। दैट मीन्स 2 × 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 × 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 × 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 × 1 इज इक्वल टू 2। तो कुल 4 + 2 बराबर 6 रुपया लगेगा। तब हम लोग एक चीज़ ध्यान से आप लोग देखिए, पहले नियम में हमारा 8 रुपया लगा है, दूसरे नियम में हमारा 6 रुपया लगा है। तो कौन से नियम का पालन कर हमारा खर्च कम हुआ है? वितरण नियम का। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, वितरण नियम का पालन करने पर खर्च कम किया जा सकता है। आई रिपीट, वितरण नियम का पालन करने पर खर्च कम किया जा सकता है। ठीक है, अब नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2, 2x³ + 3x² + 2x + 3 जबकि x = 7 हो। तो यहाँ पे x का वैल्यू 7 है तो हम लोग 7 पुट कर देंगे। 2 × 7 का होल क्यूब + 3 × 7 का होल स्क्वायर + 2 × 7 + 3। अब देखिए, तो 2 × 7 × 7 × 7 इसको पूरा खोल के लिखेंगे, प्लस है प्लस दे दीजिए, फिर 3 × 7 × 7, 7 का स्क्वायर है तो 2 बार 7 गुना होगा, + 2 × 7 + 3। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, तो यहाँ पे गुना कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 गुना और 3 योग, दैट मीन्स 1 2 3, तो 3 योग करना पड़ता है। मैं एक बार और बता दूं, यहाँ पर 6 गुना और 3 योग करना पड़ता है। तो 6 गुना के लिए 2 से गुना करेंगे और 3 योग करने के लिए 1 से गुना करेंगे। तो 6 गुना के लिए बराबर 6 × 2 बराबर 12 रुपया। 3 योग करने के लिए बराबर 3 × 1 बराबर 3 रुपया। ठीक है, जो भी आएगा पहला वाला को 2 से, नीचे वाला जो योग करने वाला रहेगा उसको 1 से गुना करेंगे। तो 6 गुना के लिए 6 × 2 बराबर 12 रुपया। 3 योग करने के लिए 3 × 1 बराबर 3 रुपया। तो कुल 12 + 3, इन दोनों को जोड़ देंगे, कुल 12 + 3 बराबर 15 रुपया लगेगा। ये पहले नियम का पालन करने पर आया। अब हम लोग विच्छेद नियम या वितरण नियम का पालन करेंगे। तो वितरण नियम का पालन करने पर, गुना के वितरण नियम का पालन करने पर 2x³ + 3x² + 2x + 3, इसमें इन दोनों में से x² कॉमन लेंगे, इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे। कैसे बनाया मैंने, ये देखिए, इन दोनों में से x² कॉमन ले लिया तो बचा हमारा 2x + 3, इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिया तो 2x + 3, देन 2x + 3 2x + 3, एक कॉमन ले लेंगे 2x + 3, x² + 1 बचेगा। ओके, अब x का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, 2 × 7 + 3, फिर इंटू दे देंगे बीच में, ये समझाने के लिए मैंने दिया है। फिर x² है, दैट मीन 7 × 7, 7 का होल स्क्वायर होता है तो 7 × 7 + 1। तब यहाँ पे ध्यान से देखिए कितने गुना हो रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 गुना और 2 योग करना पड़ता है, 1 2 योग करना पड़ रहा है ना। मैं एक बार और बोलती हूँ, यहाँ पर 3 गुना और 2 योग करना पड़ता है। तो 3 गुना के लिए 3 × 2 इज इक्वल टू 6, 2 योग के लिए 2 × 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 6 और 2 को हम लोग जोड़ देंगे तो कुल 6 + 2 इज इक्वल टू 8 रुपया लगेगा। तो देखिए, पहले नियम का पालन किया तो हम लोगों को 15 रुपया लगा है, वितरण नियम का पालन किया तो 8 रुपया लगा। तो ऑब्वियसली वितरण नियम का पालन करने पर खर्च कम किया जा सकता है। ये हो गया नंबर 13। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 15 में। तो देखिए नंबर 15 में क्या बोला गया है,
संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, ठीक है। एक ऐसी संख्या लिखें जिसमें दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या हो। तो देखिए मैंने इसको बनाया हुआ है, कैसे बनाया मैं ये भी बताती हूँ। एक ऐसी संख्या लिखने बोला है जिसमें दो अपरिमेय संख्याओं का योग हो। तो देखिए पहली अपरिमेय संख्या मैंने √3 ले लिया है, दूसरी अपरिमेय संख्या मैंने -√3 ले लिया। पहला वाला प्लस में है, दूसरा वाला माइनस में। अब इन दोनों का योग बोला गया है, तो √3 को ब्रैकेट में ले लेंगे, बीच में प्लस देंगे, फिर -√3 को ब्रैकेट में ले लेंगे। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, √3 प्लस माइनस माइनस √3। अगर ये कट जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में, कट गया, कितना आया 0। तो 0 आंसर, दैट मीन्स 0 एक परिमेय संख्या हुआ ना। तो ये हो गया हमारा नंबर 1 का। नंबर 2 में बोला गया है दो अपरिमेय संख्याओं का वियोग एक परिमेय संख्या हो, ऐसी संख्या लिखें। अब दो अपरिमेय संख्याओं का वियोग, तो पहली अपरिमेय संख्या मैंने लिया है √7 + 5, ये एक अपरिमेय संख्या हुआ। और दूसरी अपरिमेय संख्या मैंने लिया है √7 - 5। ठीक है, हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, पहली अपरिमेय संख्या ये हो गई, दूसरी अपरिमेय संख्या ये हो गई। इन दोनों का हम लोगों को माइनस करने बोला है, वियोग। तो √7 + 5 ब्रैकेट में ले लीजिए, बीच में माइनस दे दीजिए, देन √7 - 5 ब्रैकेट में ले लीजिए। अब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे, तो √7 + 5 माइनस है, -√7 माइनस माइनस प्लस 5, √7 एक प्लस में एक माइनस में, कट, +5 + 5 दोनों प्लस हो जाएगा 10। तो 10 एक परिमेय संख्या हुआ। कैसे, 10/1, क्योंकि 10 के नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1 है, जिसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या हुई। और हम लोग को बोला भी गया है कि दो अपरिमेय संख्याओं का वियोग करना है, बट जो आंसर आना चाहिए वो एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो 10/1 हम लोग लिख सकते हैं। तो 10/1 p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए 10 एक परिमेय संख्या हुई। तो ये हो गया हमारा नंबर 2। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 3 में। तो नंबर 3 में बोला गया है कि 1/7 और 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या लिखो। जब भी दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने बोलता है ना, तो उन दोनों संख्याओं को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो एक परिमेय संख्या हमारी निकल आएगी। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। ये देखिए, हम लोगों को बोला है ना 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या निकालो। तो 1/7 + 2/7 डिवाइड 2, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक परिमेय संख्या हमारी निकल आएगी। तो 1/7 + 2/7 डिवाइड 2। देन हम लोगों को, इधर वाला गलत है, इसको आप लोग प्लीज ध्यान मत दीजिएगा। 7 का अगर हम लोग भिन्न वाला जोड़ करेंगे, 7 के टेबल में 7, 1 बार में 1, प्लस 7 के टेबल में 7, 1 बार में 1 को 2 से इंटू करेंगे 2, डिवाइड 2। तो 2 + 1 = 3, 3/7 डिवाइड 2, देन 3/7 × 1/2, 2 के नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1 है। ठीक है, तो 3/7 × 1/2, देन 3 × 1 = 3, 7 × 2 = 14। तो 3/14 हमारा आंसर हुआ। तो 1/7 और 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या 3/14, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग आते हैं नंबर 4 में। नंबर 4, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या लिखें। अब अपरिमेय संख्या कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए अब तक तो ये परिमेय संख्या हम लोगों ने निकाला, अपरिमेय संख्या ऐसे निकलेगा। पहले 1/7 को हम लोग इस तरह से डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड कैसे करना है, तो 0 पॉइंट से लेके पूरा, तो 1/7 को जब डिवाइड करेंगे ना, तो 1 तो छोटा है तो 0 ले लेंगे, देन 0 पॉइंट, तो 1 बार में लगाएंगे, फिर 4 बार में लगाएंगे, फिर 2 बार में लगाएंगे, देन 8 बार में, फिर 5 बार में, फिर 7 बार में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 7 बार में लास्ट लगाने के बाद फिर से वही 1 आ जा रहा है, दैट मीन्स फिर से 0 लेंगे, फिर से हमारी ये संख्या रिपीटेशन में आएगी, है कि नहीं। तो इसीलिए अब इसके आगे नहीं करना है। तो 0.142857, क्योंकि अब फिर से हमारी यही संख्या रिपीट होने वाली है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कौणिक बिंदु हम लोग दे देंगे, पुनः कौणिक बिंदु भी बोलते हैं। ये बिंदु यहाँ से लेके यहाँ तक दे देंगे, क्योंकि यही नंबर रिपीट होते आएगा, रिपीट होते जाएगा कंटिन्यूअसली। तो ये पहला वाला हुआ। अब 2/7 का हम लोग निकालेंगे। अब 2/7 ये डिवाइड आप लोग प्लीज समझ के कर लीजिएगा, मैंने किया हुआ, आप लोग वो भी देख के कर सकते हैं। अब 2/7 को डिवाइड करेंगे, तो 7 से तो 2 छोटा है, तो देन 0 पॉइंट ले लेंगे, 0, फिर 2 बार में लगाएंगे, फिर 8 बार में लगाएंगे, फिर 5 बार में लगाएंगे, फिर 7 बार में लगाएंगे, फिर 1 बार में लगाएंगे, देन अगेन 4 बार में लगाएंगे। तो देखिए फिर से 2 आ गया, दैट मीन फिर से ये 2 आ गया ना, तो फिर से ये नंबर रिपीट होने वाला है। 0.285714 करके स्टॉप, क्योंकि यही नंबर फिर 2 से स्टार्ट होने वाला है, फिर से 2 आने वाला है।
ठीक है। तो इसके ऊपर से लेके इसके ऊपर तक पौणिक बिंदु या पुनः कोणिक बिंदु हम लोग लगा देंगे, क्योंकि यही नंबर रिपीट होते जाएगा। तो अब हम लोग ध्यान से आप लोग देखिए, पहला आया है 0.142857, दूसरा आया है 0.285714। तो इन दोनों के बीच ना, इन नंबर्स के बीच ना असंख्य परिमेय संख्या है। हम लोग को नंबर लेना है जो कि इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। तो हम लोग कुछ इससे छोटा हो कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने लिखा है 0.151555155551। आप लोग भी लिख सकते हैं 0.200120020001 लिख सकते हैं। असंख्य परिमेय संख्या होती है, बस इससे बड़ी होनी चाहिए। ये जो हमारा डिवाइड करके आया है ना, ये जो डिवाइड करके आया इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या है 0.151551555 देन डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये चलते जाएगा, ये खत्म नहीं होने वाला। नंबर 5 में आते हैं। नंबर 5 में देखिए 0.123, जिसके ऊपर एक के ऊपर पौणिक बिंदु है, आवर्त संख्या को साधारण भिन्न के रूप में बदलना है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, मैं बनाया हुआ मैंने बताती हूँ। 0.123 है, 3 के ऊपर एक बिंदु है। तो मैंने कुछ हम लोगों ने इसी चैप्टर में बनाया हुआ ये मैथ। तो 1 2 3 जितनी भी संख्या है, पॉइंट के पहले कुछ नहीं यानी 0 है, तो 0.0123 है, तो 123 पूरा लिख देंगे। देन माइनस किसके करेंगे, जिसके ऊपर बिंदु नहीं है, तो -1 to 12 कर देंगे। देन डिवाइड 3 के ऊपर बिंदु है तो एक 9 आएगा, और उसके पहले 3 संख्या, तीनों के ऊपर बिंदु नहीं है तो 3 0 आ जाएगा, 3 तो 0 आ जाएगा। तो 123 में से 12 को माइनस करेंगे, 111/9000, 3 के टेबल से कट करेंगे, 3 3 9, देन 2 इसमें गया, 3 7 21, फिर 3 3 9 0 0 0, 37/3000 जो कि साधारण भिन्न में आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर 5, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मैं चैप्टर 2 में आऊंगी, घातांक के नियम, लॉज ऑफ, ये देखिए इस चैप्टर में आ जाऊंगी, घातांक के नियम। ठीक है, तो इसमें से मैं सारा मैथ्स आप लोगों को कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।